Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with retirement of a partner. Starting today's class with illustration 3. A, B and C were in partnership, sharing profits in the proportion 5:4:3. The balance sheet of the firm as on 31st March 2022 was as under, जिसमें कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी एंड सी अपने को दिया हुआ है एंड बाकी लाइबिलिटीज एंड देन एसेट्स ऑन द अदर साइड. ए had been suffering ill health and gave notice that he wished to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2022, the terms of which were as follows. ठीक है, अब आगे जितना मैं रीड करूं डिस्कस करूं उतना ही आपको समझना है, मेरे आगे नहीं चलना. ठीक है. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, यानी ये साल तो ऑलरेडी एंड हो चुका है, जिसका मैं बैलेंस शीट भी दिया हुआ है. ठीक है, बैलेंस शीट अपने को कब का दिया हुआ है? 31st March 2022. The profit and loss account for the year ended 31st March 2022, which showed a net profit of rupees 48,000. अच्छा, ये जो प्रॉफिट है इसका अपने लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो कौन है पार्टनर्स? ए बी एंड सी, और इन तीनों के बीच का पीएसआर इज 543. तो मेरे सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो. जब अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सो इन दैट केस कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है? डेबिट या क्रेडिट? कैपिटल अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड बिकॉज अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड. कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट. So to A is capital, to B is capital, to C is capital. डेबिट कौन सा काउंट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. करेक्ट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A is capital, to B is capital, to C is capital. This entry is passed at the time when profits are distributed between the partners. Okay, clear है? आगे क्या लिखा है? was to be reopened. was to be reopened मतलब पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रीओपन करना है. रीओपन करना है. तो रीओपन के टाइम बताओ, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, एज सिंपल एज दैट. रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, यानी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा. बिकॉज अपने को प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट को एडजस्ट करना है, चेंज करना है, बोल के रीओपन कर रहे हैं. ठीक है. सो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना है. चेंज मतलब एडजस्ट करना है. एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन when there is a change in the profit and loss account. So अभी चेंज हुआ है तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इफेक्ट होगा. तो क्या एंट्री पास होगा? A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to profit and loss adjustment account. यानी बेसिकली हमने रिवर्स एंट्री पास की है. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा इन दिस केस? क्रेडिट. यानी वापस से वो पूरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पीएल अकाउंट में आ गया है और हमने उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से निकाल लिया है. ठीक है, निकाल लेना मतलब कैपिटल अकाउंट डिक्रीज, डेबिट. ओके, क्लियर है? कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है? 48,000.
और इन तीनों पार्टनर्स के बीच में रेशियो क्या है? 5:4:3। सो करो, ये वाला एंट्री पास करो। 5:4:3, 5 + 4 + 3 is how much? 12. So 48,000 by 12 into 5, 20,000. So A's capital account debit 20,000. B's capital account debit 4 इक्वल टू प्रेस कर देंगे कैलकुलेटर में, याद करो वो ट्रिक, 16,000। आहा। C's capital account debit 12,000। 3 इक्वल टू प्रेस कर दो, 12,000। 2, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऑलरेडी इस साल क्लोज हो चुका है, तो उसको दोबारा से ओपन नहीं करना है, तो उसके प्लेस में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्लोज हो चुका है ना। आपने तो ये 48,000 का प्रॉफिट को जिस टाइम ए बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी टाइम तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो चुका है। अभी इसको रीओपन करते टाइम वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बुक्स में नहीं ला सकते, बिकॉज एक बार जो अकाउंट क्लोज हो जाता है उसको रीओपन उस नाम से नहीं करते, इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। दैट्स द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट्स, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। बोलो। हम्म, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। पूछा है क्वेश्चन में, अपने तो लास्ट पार्ट रीड नहीं किया ना। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन किया, जिसके क्रेडिट साइड में कितना है? 48,000, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट किया। और ये जो, और वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने ए बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट में डाला था उसको वहां से करेक्ट निकाल लिया, हटा लिया। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बी वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ ₹4,000 एज बोनस। B was to be credited with ₹4,000 as bonus. Why? Q, in consideration for the extra work which had devolved upon him during the year. हाइफा इंग्लिश यूज किया, मतलब जो एक्स्ट्रा काम उसने किया उसके लिए उसको 4,000 का बोनस देना होगा। तो इन दैट केस क्या एंट्री पास होगा बोलो? लिखा हुआ है इसमें बीस कैपिटल अकाउंट, इसमें लिखा हुआ ना बी वॉज टू बी क्रेडिटेड, इट मींस बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एंड डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिकॉज याद करो, अप्रोप्रिएशन के टाइम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता था पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन। तो उस टाइम क्या एंट्री पास होता था? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को दोबारा ओपन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। नॉमिनल अकाउंट अगर क्लोज हो जाता है तो उसको रेक्टिफिकेशन के टाइम रीओपन नहीं कर सकते उस नाम से, तो उसके प्लेस में क्या रीओपन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद करो, वी हैव डन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो इन दैट केस व्हेन नॉमिनल अकाउंट का कोई रेक्टिफिकेशन आता है तो वी यूज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इधर में अपने पीएल अप्रूव अकाउंट डेबिट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल करेंगे विथ ₹4,000 करो। ठीक है, लिखो।
अब मेरे को बताओ, ये एंट्री पास करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है? 44,000 का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट shows a credit balance of 44,000 rupees. The profit sharing ratio was to be revised, changed from 1st April 2021. 1st April 2021 मतलब क्या? इस अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग डेट। यानी ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज, ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इट इज विथ इफेक्ट फ्रॉम द ओपनिंग डेट ऑफ दिस अकाउंटिंग ईयर, जिसका बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है। बैलेंस शीट अपने को एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया हुआ है। तो इस अकाउंटिंग ईयर का ओपनिंग डेट इज 1 अप्रैल 2021। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज with effect from 1st April 2021. Yes बेटा। हाँ, अभी जो ईयर जस्ट एंड हुआ है, उसी का ओपनिंग डेट, यानी जिस ईयर का अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है, उस ईयर का ओपनिंग डेट, तो इसी ईयर से वो इन इफेक्ट हो गया है। ठीक है, क्या इफेक्ट हुआ है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So new profit sharing ratio between A, B and C is how much? 3:4:4। यानी इस साल के लिए, year which is ending on 31st March 2022, which is my accounting year or financial year 21-22, this ratio is not effective, this ratio is not applicable, because इस financial year के लिए, which starts on 1st April 2021, the PSR which is effective, which is in effect, is what? 3:4:4। यानी इस साल के लिए द PSR इज 3:4:4। 3:4:4। सो 1st April 2021 से न्यू PSR इज 3:4:4, विच इज इफेक्टिव। तो अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में अपने को बैलेंस दिखाई दे रहा है 44,000, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू विच ईयर? फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो ये जो 44,000 का बैलेंस है, ये अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ए, बी एंड सी इन व्हाट रेशियो? 3:4:4। बिकॉज 3:4:4 का चेंज आया, ये चेंज वॉज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2021। तो अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में अपने को 44,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है, this profit shall be distributed between A, B and C in the ratio 3:4:4। क्लियर? तो क्या एंट्री पास हो जाएगा इसके लिए, बोलो? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड विच अकाउंट इज डेबिटेड? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बिकॉज ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अपने बना रहे, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिस साल PSR इन इफेक्ट वॉज 3:4:4। तो इस साल का जो प्रॉफिट होगा, इस साल को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रेशियो होगा 3:4:4। समझ में आया? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा हुआ है? 44,000। इधर में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था 48,000 से, डेबिट हुआ 4,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट शोज अ
क्रेडिट बैलेंस ऑफ 44,000 विच इज प्रॉफिट, है ना। सो अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। डेबिट करने से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट गेट्स क्लोज्ड। टू एज कैपिटल बताओ, 3:4:4, 3 + 4 + 4 is 11, 11 44,000 by 11 is 4,000, so 4,000 into 3 is 12,000. So to A's capital 12,000, to B's capital 4,000 into 4 is 16,000. To C's capital 4,000 into 4 is 16,000. So क्वेश्चन में जैसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको बिट्स एंड पीसेस में तोड़ तोड़ के समझ कर हम एंट्रीज पास करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लबालब एक ही बार में पूरा क्वेश्चन को पढ़ा एंड देन एंट्रीज पास किया तो लगेगा ये क्वेश्चन कभी किया हुआ ही नहीं है या आएगा ही नहीं मेरे को। तो एग्जाम के लिए भी ये अप्रोच को अपने को फॉलो करना है कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो विद इन द सिलेबस है, राइट, और आपको आता है वो चीज, बिकॉज आपका मैंने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दिया है। तो जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट मजबूत है वो कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस है अपने एग्जाम में कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो जाएगा। बट उसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर एग्जाम है तो ऑब्वियस सा बात है समटाइम्स द क्वेश्चन मे नॉट बी प्रैक्टिस बिफोर, न्यू क्वेश्चंस भी सेट होंगे एग्जाम में बोलकर, इट इज टू टेस्ट यू, ठीक है। तो अपने को क्या अप्रोच फॉलो करना है, बिट्स एंड पीसे, मतलब ब्रेक कर करके पढ़कर समझकर एंट्रीज पास कर। एक साथ पूरा पढ़कर एंट्रीज नहीं पास करना, एक साथ पूरा पढ़ेगा तो माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आता। बट अगर अपने ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़कर समझकर करते जाना है, ब्रेक करके पढ़ना है, समझना है, करते जाना है। देखो रोमन 1 हो भी गया। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years, यानी पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट्स का इंटू 2 करके गुडविल का वैल्यूएशन करना है। प्रीवियस 5 years का एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 करके गुडविल का वैल्यूएशन। 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. The fixtures were to be valued. Fixtures यानी asset, ये रहा fixtures. The fixtures were to be valued by an independent valuer. तो independent valuer आएगा उसका वैल्यूएशन करने के लिए, यानी क्या प्रोसेस चल रहा है इसमें, रीवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, which is always there in case of admission, retirement or death. The valuations arising out of the above agreement, the valuations arising out of the above agreement were goodwill 56,800 and fixtures 10,980। यानी अपने को गुडविल ऑफ द फर्म का वैल्यू दिया हुआ है 56,800, ये कैलकुलेट नहीं करना है, दिया हुआ है। यानी ये जो ज्ञान इसमें बांटा हुआ है ये नॉलेज के लिए बांटा हुआ है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हुआ है, ये बताने के लिए दिया हुआ है, जिसका एज सच क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि गुडविल का वैल्यू ऑफ द फर्म, अपने वैल्यू ऑफ द गुडविल दिया हुआ है 56,800, फिक्चर्स 10,980। आगे पढ़ने से पहले पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर देंगे अपने। रिटायरमेंट के केस में द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ऑलवेज मेक थ्रू कैपिटल एडजस्टमेंट, ऑलवेज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट। सो हु इज द रिटायरिंग पार्टनर, ए का तबियत खराब चल रहा है तो ए गेव नोटिस दैट ही विश टू रिटायर। सो ए's share of profit is what, 3/11 और 5/12,
3/11, यानी 5:4:3 अपने को एग्जाम में काट देना है ऐसे, ये कोई काम का नहीं है, हटा दिया इसको। तो काम का क्या है? 3:4:4। सो एज अ शेयर ऑफ गुडविल इज 3/11 इंटू 56,800। एंड इसको ये कौन कॉम्पनसेट करेगा? बी एंड सी। इन व्हाट रेशियो? इन देयर गेनिंग रेशियो। तो उसके लिए अपने को बी एंड सी का गेन निकालना है। गेन कैसे निकालता है? व्हाट माइनस व्हाट? न्यू रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो बी एंड सी ना, बी एंड सी का न्यू रेशियो दिया हुआ है, ये रहा। बी एंड सी अग्रीड as between themselves to continue the business, sharing profits in the ratio of 3:2। यानी बी एंड सी के बीच में एनपीएसआर इज 3:2। क्लियर? तो अपने को गेन निकालना है, देन गेनिंग रेशियो। चलो, थोड़ा जगह का स्पेस छोड़कर हो सकता, ठीक है, थोड़ा नीचे की तरफ या नेक्स्ट पेज में, जैसा भी आपको ठीक समझ में करो। जनरल एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ दो, हाफ अ पेज जितना। बताओ, बी इज गेन, बी इज द न्यू शेयर इज हाउ मच? गेन इज कैलकुलेशन माइनस हो जा 3/5 एंड मजा नहीं आया 4/11, है ना? बी इज गेन इज 3/5 माइनस 4/11। So B's gain is 13/55. C's gain is equal to 2/5 minus 4/11. 2/55। देखो, टोटल गेन इज हाउ मच? 13/55 plus 2/55 is 15/55। So total gain is 15/55 को reduce करो in the simplest form 3/11। So 3/11 is total gain, which is retiring partner A's share of profit, his sacrifice। ठीक है? Clear? So B is gain 13/55, C is gain 2/55, so gaining ratio is 13:2। अब नेक्स्ट अपने निकालेंगे A's शेयर ऑफ गुडविल। A's शेयर ऑफ गुडविल, हाउ मच इज A शेयर ऑफ गुडविल? 56,000 कितना था गुडविल का अमाउंट? 56,800 is the value of goodwill of the firm। 56,800 into 3/11, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, ये तो मुश्किल है। 56,800 divided by 11 into 3, 15,491,490, क्या लिखूं मैं? 491, 59, 15,000, 59, 15,491। ओके, ठीक है। तो इसमें बी कितना कॉम्पेंसेट करेगा बोलो? 15,491 इंटू 13/15, 15,491 इंटू 30। Gaining ratio is 13:2। 13,426। फिर सी का अपने को निकालना कैसे? स्मार्ट वर्क करो। सी का कैसे निकालोगे? 13,000, सॉरी 15,000, 15,491 माइनस
13,426 2065 चेक कर लो 15,491 इंटू 2/55 इतना ही आ रहा है 2/15 सॉरी 15,491 इंटू 2/15 1515 2065 आ रहा है करेक्ट है 15,491 इंटू 2/15 1515 2065 आ रहा है ठीक है तो लगे हाथ अब जर्नल एंट्री जिधर अपने लिख रहे हैं वहां पर एंट्री पास कर दो क्या एंट्री पास होगा करेक्ट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेनिंग पार्टनर्स मेरे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बी एंड सी है सो बी एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेचारा रिटायरिंग पार्टनर है ए इज अ रिटायरिंग पार्टनर तो ए इज कैपिटल अकाउंट करेक्ट B is capital account debit 13,426. C is capital account debit 2065. To A is capital 15,491. Clear है? Okay. So treatment of goodwill done. Then fixtures का revaluation है. Fixtures का revaluation है. Fixtures का revalued amount is 10,980. And balance sheet में fixtures का कितना amount है? 8,200. Which means there is a upward revaluation. अपवर्ड रिवॉल्यूशन कितने का हुआ है 10,2780 2780 का अपवर्ड रिवॉल्यूशन है तो क्या एंट्री पास होगा बोलो फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट की फिक्चर्स अकाउंट डेबिट अब जैसे सर ने मेरे को लिखा ना फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट तो सर ने मेरे को नहीं कहा बट स्टिल मैं अपने रिवीजन के लिए बिकॉज मैं तो स्टूडेंट हूं ना मैं तो सर नहीं हूं सो मैं अपने रिवीजन के लिए मैं क्या करता था एज अ स्टूडेंट ब्रैकेट्स में 10,980 माइनस 8,200 कर ठीक है हाँ और और क्लास का ड्यूरेशन इज लिमिटेड ना ये कंस्ट्रेंट है इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर तो आपको कैसे यूटिलाइज करना है व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड अपने को ऑप्टिमल यूज करना है ऑप्टिमल कैसे हो सकता है खुद से ब्रेन्स लगाकर कि मेरे को क्या करना है मेरे को मतलब फ्यूचर में मेरे को रिवीजन में कैसे हेल्प हो सकता है तो आपको सोचते रहना है ओके चलो नेक्स्ट A provision of 2% was to be made for doubtful debts. Doubtful debts 2% provision. 93,500 का 2% ना A provision of 2% was to be made for doubtful debts. फिक्चर्स वाला काम तो हो चुका है भाई सो डेट्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स 93,500 है उसका 2% निकालो कितना आ रहा है 1870 तो क्या एंट्री पास हो जाएगा प्रोविजन हमेशा जब भी प्रोविजन क्रिएट करना होता है प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं एक चीज हमेशा याद रखो जब भी प्रोविजन लॉसेस के लिए या एक्सपेंसेस के लिए क्रिएट करते हैं लॉसेस एक्सपेंसेस को क्या करते हैं डेबिट तो प्रोविजन क्यों क्या करोगे क्रेडिट ठीक है करेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट revaluation account debit to provision for doubtful debts account the revaluation account debit to कितना रहा 18
70। सो अब मेरे को ये बताओ, अच्छा आगे क्या लिखा, व्हेन द रिमेनिंग एसेट्स वर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यूज। ओके, सो बाकी एसेट्स का कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा, मतलब उसको बुक वैल्यूज में ही रखना आगे। सो यहीं तक था रिवैल्यूएशन। देन मेरे को बताओ, इन दिस केस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ या रिवैल्यूएशन लॉस हुआ? Revaluation profit हुआ because revaluation account is credited with 2780 and debited with 1870. So revaluation has excess credit. So there is a revaluation profit. How much? 910। 910। So इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। So revaluation account has a credit balance. There is a revaluation profit जिनको हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। एंट्री पास होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन डेबिट करने से क्या हो जाएगा बोलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट गेट्स क्लोज्ड, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, अभी डेबिट करने से रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया क्लोज। एंड ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को अपने तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। कौन सा रेशियो में? 3:4:4। So to A's capital to B's capital. So 910 into 910 divided by 11 ना, फिर से डेसिमल 248 331 and 331। सम टोटल चेक कर लेना, 248 प्लस 331 प्लस 331 इज 910। ओके, ठीक है, डन। आगे एक पैराग्राफ और है, इसको अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब मेरे को बताओ, एट दिस पॉइंट लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट विच इज ड्यू टू ए रिटायरिंग पार्टनर। तो अपन कैसे निकालते हैं? बैलेंस शीट में एज कैपिटल अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,35,930। देन हमने जो एंट्रीज पास किया है, उन एंट्रीज में जिधर एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है हम लोग ऐड कर देंगे, डेबिट है लेस कर देंगे, ठीक है। तो पहले कैलकुलेटर में 1,35,930 ले लो। अब एंट्रीज को देखो, स्टार्टिंग में एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, सो माइनस 20,000 करो। नेक्स्ट एंट्री 3 में एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12,000, तो 12,000 ऐड करो। एंट्री नंबर 4 में एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एक और ऐड 15,491। देन एंट्री नंबर 7 में एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है 248 ऐड हो जाएगा करके एज कैपिटल अकाउंट इज शोइंग अ बैलेंस ऑफ, मेरा कुछ और आ रहा है, 143,669 आ रहा है, हो सकता है मेरा गलती हो। देखो करो एक बार फिर से, सबके डिफरेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। सब इधर में पापी लोग बैठे हुए हैं। कैसे चेंज हुआ परिवर्तन? परिवर्तन का बात नहीं करो। ओ अच्छा अच्छा, काफी कुछ बाहर निकल जाए। 143,143,669। सो क्वेश्चन में अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं है कि एज कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो अपने क्या अज्यूम करते हैं,
लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके लिए क्या एंट्री पास हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट में से हम ये निकाल रहे हैं। डिक्रीज डेबिट, सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,43,669 टू एज लोन अकाउंट। ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, सो द बिजनेस एंटिटी इज लाइबल टू पे टू ए फॉर दिस लोन। ओके, तो ए का बिजनेस से हो गया है एग्जिट। बचा कौन बिजनेस में? बी एंड सी बचे। तो अब जो डिसीजन मेकिंग होगा वो कौन लेगा? बी और सी लेगा। अब ए एग्जिट हो चुका है बिकॉज ए के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को हमने ए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब ए पार्टनरशिप में से निकल चुका है, आउट। सो ए इज नो लॉन्गर अ पार्टनर। अब बिजनेस के जो भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा? बी एंड सी लेंगे। तब बी और सी का हर चीज में फैसला होगा। ओके, बी एंड सी अग्रीड। अब बी एंड सी की बातें हो रही हैं। अग्रीड कि चलो हमें बिजनेस चलाना है, एज अग्रीड बिटवीन देमसेल्व्स टू कंटिन्यू द बिजनेस, हम ही चलाएंगे। तो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसके बीच बातचीत हो रहा है? बी और सी के बीच में बातचीत हो रहा है। क्या ए बीच में है? ए निकल चुका है, ठीक है। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो उन्होंने कहा कि हम 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटेंगे। ओके, एंड डिसाइडेड टू रिटेन द फिक्चर्स ऑन द बुक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फिक्चर्स को बुक्स में रखेंगे एट द रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू कितना था? 10,980। तो हमने तो रिवैल्यूएशन कर दिया था। रिवैल्यूएशन के लिए क्या एंट्री पास किया था? फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके कारण फिक्चर्स का बुक वैल्यू 8,200 से बढ़कर कितना हो गया? 10,980 हो गया। तो ऑलरेडी फिक्चर्स अभी रीवैल्यूड अमाउंट में आ चुका है इन द बुक्स। तो ऑलरेडी बुक्स में फिक्चर्स रीवैल्यूड यानी रिवाइज्ड फिगर में ही है, ठीक है। यानी यहां तक ऑलरेडी हमने कर लिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एंड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%। अभी बी और सी आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज को बढ़ाकर 6% कर देंगे। अभी एट प्रेजेंट प्रोविजन कितना परसेंट के अकॉर्डिंग क्रिए? हाँ, 2%। सो एट प्रेजेंट अभी प्रोविजन एट द रेट ऑफ 2% बनाया हुआ है। एंड बी एंड सी जो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, दे डिसाइड टू इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 6%। यानी और कितने परसेंट का प्रोविजन बनाना होगा? 4% का प्रोविजन और बनाना होगा, तब जाकर प्रोविजन मेरा 6% का होगा। तो 4% का प्रोविजन बनाएंगे। 4% का प्रोविजन, तो डेटर्स का अमाउंट कितना है? ट्रेड रिसीव्स का 93,500, 93,500 का। हाँ, अच्छा, ये क्या क्या पिछला प्रोविजन का डबल अमाउंट कर दिया ना, है ना। 3740, 93,500 to 4% is how much? 3740 का प्रोविजन और बनाना है। और प्रोविजन जब भी अपने किसी लॉस या एक्सपेंस के लिए बनाते हैं तो प्रोविजन अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। सो प्रोविजन अकाउंट एक और बार, प्रोविजन अकाउंट एक और बार क्रेडिट होगा विथ 3740। एंड इसके अगेंस्ट डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? सोचकर बताना। प्रोविजन अकाउंट जब भी इफेक्ट होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट कभी भी इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज अपने लोग बैड डेट का लॉस को राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, कि अपने फ्यूचर में बाय। करेक्ट आंसर है, बट इसका जस्टिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके। ये बोल रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी बनाकर क्लोज हो चुका है, हम लोग को 4% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाना बिजनेस के लिए एक लॉस का संकेत है। तो अब ये लॉस को कौन भुगतेगा? बचे हुए पार्टनर्स बी एंड सी। इन व्हाट रेशियो? 3:2 इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो लॉस को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। सो पार्टनर्स बी एंड सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट।
क्लियर? लॉस के लिए समझ में आ रहा है ना? सुके एंट्री पास हो जाएगा, लिखो। वेरी नाइस बेटा। चलो। हाँ। करेक्ट। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस मिला बाकी क्वेश्चंस से? क्या क्या डिफरेंस मिला अपने को? रिकॉल करो, ये भी पढ़ने का एक स्ट्रैट अप्रोच है कि क्वेश्चन को जब सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन डेफिनेटली कुछ हट करता। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद वी शुड ऑलवेज रिकॉल इस क्वेश्चन में क्या 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 चीज हट करता, क्या क्या चीज नया सीखा। तो उससे क्या होगा, उसको रिवाइज रिकॉल करने से वो दिमाग में सेट हो जाएगा। बोलो। सबसे पहले हमने क्या किया? उससे पहले क्या हुआ था कि पुराना जो अप्रोप्रिएशन था उसको रीओपन करना है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर रीओपन मतलब रीओपन करने के बाद किसी एक पार्टनर को बोनस देना था, तो वो एक अप्रोप्रिएशन करना था, एंड देन रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा among the old partners only, but in a revised profit sharing ratio which was in effect from the opening date of this year. Then गुडविल का तो एडजस्टमेंट पुराना वाला ही था। गुडविल का एडजस्टमेंट के टाइम जो गेनिंग या गेन रेशियो अपने कैलकुलेट कर रहे थे, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू द रिवाइज्ड पीएसआर एंड द न्यू पीएसआर। फिक्चर्स का रिवैल्यूएशन हुआ। ओके। एंड देन फिर हमने ये भी सीखा कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद, रिटायरमेंट का सारा काम हो गया, रिटायरिंग पार्टनर निकल गया बिजनेस से बाहर, उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उन लोग चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस को चेंज कर सकते हैं। मतलब रिटायरमेंट के टाइम जो चेंज हुआ था उसको भी उन लोग रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जब ए रिटायर किया था तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था 2% के हिसाब से। रिटायरमेंट हो जाने के बाद, ए के चले जाने के बाद, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड बी एन सी है उन लोगों ने उसको रिवाइज भी किया, प्रोविजन को 6% बढ़ा दिया, यानी 4% से बढ़ाकर 6% कर दी। समझ में आया? तो ये भी चीज होता है कि रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स चाहे तो रीवैल्यूड अमाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है? रिविजन्स कर सकते हैं। तो उस रिवीजन का जो इफेक्ट आएगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएगा इन देयर न्यू पीएसआर। सो प्रोविजन जो अपने एक्स्ट्रा 4% का बनाए उसका इफेक्ट पीएनसी के कैपिटल अकाउंट में आएगा इन द न्यू पीएसआर। क्लियर है?
तो अभी हम बैलेंस शीट को ड्रॉ कर लें। अच्छा, इस क्वेश्चन में करना क्या है? सबमिट द जनरल एंट्रीज नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। ये अपना हो चुका है, जनरल एंट्रीज डन। ड्रॉ अप द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को आप एज होम टास्क करोगे। आई सपोज प्रीवियस होम टास्क भी आप लोग कर रहे होंगे, कर लिए होंगे। कैपिटल अकाउंट मेरा होम टास्क है। अच्छा, बैलेंस शीट नहीं बनाना है इसमें। एंड टू ड्रॉ अप द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर कैरिंग आउट ऑल द एडजस्टिंग एंट्रीज एज स्टेटेड अबव। तो अपने को कैपिटल अकाउंट एज होम टास्क कर ले। मेरे को लगा बैलेंस शीट बना, तो बैलेंस शीट अपने क्लास में बना लेता। पर बैलेंस शीट पूछा नहीं क्वेश्चन में, तो क्लास का टाइम भी बर्बाद नहीं करना उसमें। ठीक है, डन। इलस्ट्रेशन 3। ये ध्यान में रखना, जब पूरा क्वेश्चन कर लो, अगर कोई क्वेश्चन नया लगा मेरे को, तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद ट्राई टू रिकॉल इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, व्हाट आर द की टेकअवेज। बिकॉज उस समय रेशियो 5:4:3 था। was to be revised, language English was to be revised, यानी ये जो रिवीजन हुआ है वो 31 मार्च 2022 को हुआ है, बट इसका इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2021। समझ में आना? एक बार और बता रहे, द प्रॉफिट शेयरिंग वॉज टू बी रिवाइज्ड, यानी अभी तक ये रिवीजन इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसको रिवीजन करना है। रिवीजन कब से करना है? इसका रिवीजन का इफेक्टिव डेट क्या होगा? फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। विच मीन्स ये जो 48,000 का प्रॉफिट बटा हुआ है, वो किस रेशियो में बटा हुआ था? वो एफ एस 5:4:3। बिकॉज अभी तक ये 3:4:4 इफेक्टिव नहीं हुआ है। क्लियर है? वॉज टू बी रिवाइज्ड, है ना? चलो, नाइस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना, खाली पोस्टिंग ही तो कर। चलो, इलस्ट्रेशन 4 में आ जाओ। रिटायरमेंट और डेथ के हर एक क्वेश्चन में बहुत टाइम, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब एज कंपैरिजन टू द इलस्ट्रेशंस डन इन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के इलस्ट्रेशंस में टाइम लगता है। ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन 1 2 3 वॉज ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इलस्ट्रेशन 4 से अपने को क्या मिलेगा? रिटायरमेंट कम एडमिशन, जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट कम एडमिशन, यानी जिसमें एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसके प्लेस में दूसरा पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, वेरी इजी, क्योंकि रिटायर एडमिशन भी कर चुके हैं अपने, रिटायरमेंट भी कर चुके हैं, तो दोनों का एक कंबाइंड सिचुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इलस्ट्रेशन 4, के एल एंड एम आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। सो ये इनके बीच का PSR है 5:3:2। ड्यू टू इलनेस एल wanted to retire, और एल का शेयर क्या था? 3/10। एग्जाम में भी ऐसे ही बॉक्स बनाना है, सर्कल बनाना है रीड करते टाइम, ये सब खुद भी इन हैबिट प्रैक्टिस में लाना है। So, due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2022 and admit his son N. So, N का admission हो रहा है in his place. So, L retire कर रहा है और उसके जगह उसके बेटा N, बेटा है बेटी जो भी है, ठीक है, कोई भी है, नहीं भी है रिश्तेदार, N का एडमिशन हो रहा है। सो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? L, और न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जो वो है N। अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
अगर क्वेश्चन में नीचे में या कोई अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, if in the question no other information is given, then tell me what will be n's share of profit. Same as L. Very important to understand by self. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग, सो इन दैट केस n's share of profit will be same as L's share of profit, which is 3/10. क्लियर है? समझ रहे हैं? 3/10 है ना? तो इन दैट केस मेरे को बताओ, अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है? एल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और एन गेनिंग पार्टनर है. तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा इन दोनों के बीच होगा, एल और एन के बीच होगा. समझ में आया? ठीक है. सो एल रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, एल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3/10 एंड उसके प्लेस में एन इज एडमिटेड एज अ पार्टनर. अगर क्वेश्चन में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, देन इन दैट केस n will get L's share of profit 3/10. So L is the sacrificing partner, the only sacrificing partner, and N is the gaining partner, only gaining partner. So total gain, total sacrifice 3/10. So goodwill का treatment between L and N होगा, right? Yes or no? अच्छा, इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? 3 रिक्वायरमेंट है. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स. ओके, काफी छोटा क्वेश्चन है बट ओके चलो. फर्स्ट क्वेश्चन एडमिशन कम रिटायरमेंट का बोल के छोटा क्वेश्चन. सो कैपिटल में बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 दिया हुआ है. कैपिटल ALM. कौन है रिटायरिंग? एल. रिजर्व 50,000 को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन KLM के बीच में इन द रेशियो 5:3:2 रेशियो बताया करो. हाँ ठीक है, करो डिस्ट्रीब्यूट. पास जनरल एंट्री. रिजर्व अकाउंट डेबिट टू K's capital to L's capital to M's capital. 5:3:2. Illustration 4. नहीं, रिजर्व अकाउंट डेबिट KLM है ना, KLM. रिजर्व में 50,000 का बैलेंस है. सो केस कैपिटल में कितना जाएगा? 25,000. हाँ, बिकॉज 5:3:2 है. सो 5 + 3 + 2 is 10. 50,000 by 10 is 5,000. 5,000 into 5 is 25,000. 5,000 into 3 is 15,000. 5,000 into 2 is 10,000. Okay. अच्छा, वो जो अपने बैलेंस को निकाले थे पिछले सब में, जस्ट मैं बता रहा हूँ. अभी क्योंकि फ्रेश है तो आप लोग घर जाकर इसका कैलकुलेशंस को लिख लेना, ये कैसे आया. ठीक है. अब से क्या करना है, जैसे इस टाइप का कैलकुलेशंस अपने कर रहे हैं, कैलकुलेटर के साथ साथ आप लिख कर करोगे तो सही रहेगा. ठीक है, उसका नोट वोट बनाकर. नहीं तो फिर रिवीजन के टाइम में क्वेश्चन मार्क दिमाग में आएगा कि कहाँ से आया ये. ठीक है, फिर किसको परेशान करेगा. ओके. नेक्स्ट. ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल,
एसेट्स वर रीवैल्यूड। फर्नीचर 10,000, फर्नीचर कितना का था? 20,000, धड़ाम से 10,000 गिर गया फर्नीचर। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, वेट 10,000, सारा डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन एक ही साथ कर दे। इन्वेंट्री इन ट्रेड 30,000, इन्वेंट्री इन ट्रेड कितना था? 50,000, सो डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन ऑफ 20,000, सो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 10,000 टू इन्वेंट्री 20,000। करो इसको, क्लियर है? करते जाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट भूल गया मैं, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 10,000 टू टू इन्वेंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। सो रिवैल्यूएशन हो गया है, आगे रिवैल्यूएशन और नहीं दिया हुआ है, तो इट इज बेसिकली व्हाट, अ रिवैल्यूएशन लॉस। सो जिनको हम बांट देंगे बिटवीन के एल एंड एम इन द रेशियो 5:3:2। सो एंट्री क्या पास होगा? के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। ठीक है, ओके। सो बांटो इसको, 30,000 बाई 10 इज 3,000, 3,000 इंटू 5 इज 15,000, into 3 is 12,000, into 2 is, sorry, into 3 is 9,000. Sorry, my mistake. My mistake. Into 3 is 9,000. And into 2 is 6,000. So क्या क्या काम हो चुके हैं? रिजर्व को बांटने का काम हो चुका है, रिवैल्यूएशन का काम हो चुका है, which is very common in all the questions so far. अभी ये ब्रैकेट्स में जो, इसको मत पढ़ो, देखो भी मत, आगे पढ़ो। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹50,000। सो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कितना निकाला गया? 50,000 निकाला गया। अब देखो पूरा क्वेश्चन यही है, पूरा क्वेश्चन और कुछ नहीं है, राइट। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रिटायरमेंट कम एडमिशन के बाद जो शेयर, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वो चीज इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी एल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3/10, वो मिल जाएगा एन को। ठीक है, सो एल मेरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, एन मेरा गेनिंग पार्टनर, एन विल कंपेंसेट टू एल, एंट्री पास होगा एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। कितना से? 50,000 का 3/10, 15,000 से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to else capital account 15,000. Okay, L has sacrificed his share of profit in favor of N.
सो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिजर्व्स को बांट दिए, रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करने से पहले रिटायरिंग पार्टनर एल, एल के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो कैलकुलेटर में। बैलेंस शीट में एल के कैपिटल में 60,000 का बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब जनरल एंट्रीज में चले जाओ, जिधर एल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है ऐड करो, डेबिट है माइनस करो। तो 60,000 प्लस 15,000 अपने को लिखते भी जाना है ताकि रिवीजन के टाइम हेल्प हो। माइनस 9,000 कर देंगे अपने, राइट, एंड देन प्लस 15,000, कितना आया? 81,000 आ रहा है। तो एल्स कैपिटल बैलेंस लिख लो ना प्लीज नोट में, एल्स कैपिटल बैलेंस इज इक्वल टू, खाली अमाउंट को प्लस माइनस करके दिखा दो, करो खुद से, ये मैं नहीं लिख रहा हूं। 81,000 का आया, तो एल्स कैपिटल बैलेंस इज कमिंग टू रुपीज 81,000। कहीं पर नोट देखकर अमाउंट को प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट को दिखा दो। आगे 81,000, सो एल्स कैपिटल बैलेंस इज 81,000। रेडी, करो करो। रेडी नाउ, ओके। अब देखो ब्रैकेट्स में जो है, जो मैंने ब्रैकेट्स में रखा है, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल। व्हाट इज अमाउंट ड्यू टू एल? 81,000 का 50% कितना है? 40,500। 50% of the amount due to L. What is amount due to L? 81,000. इसका 50% is 40,500. Was paid off in cash. Was paid off in cash यानी to cash. Cash goes out. Credit 40,500. Yes. And the balance. Balance यानी remaining 40,500, remaining 50%, 40,500 was retained in the firm as N's capital. यानी इधर में क्या हो जाएगा? टू N's कैपिटल। N's कैपिटल में ये ट्रांसफर हो रहा है, सो N's कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, सो टू N's कैपिटल 40,500। डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? L's कैपिटल 81,000। तो L's कैपिटल 81,000, L's कैपिटल 81,000 to cash 40,500, 50% has been paid off and the remaining 50% उसके बेटे के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया उसने कि मेरे को पेमेंट मत करो, मेरा बेटा घुस रहा पार्टनरशिप में, तो खाली हाथ तो घुसने दोगे नहीं तुम लोग, तो वो मेरे से पैसा मांगेगा, तुम लोग मेरे को पैसा दोगे, इससे अच्छा वो पैसा मेरे बेटे के कैपिटल अकाउंट में डाल दो। क्लियर? समझ में आया? ओके। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,000 टू कैश अकाउंट, डेफिनेटली ब्रैकेट्स में हम लोग लिखेंगे 81,000 टू 50%, ये सब खुद से करते रहना। टू N's कैपिटल ब्रैकेट्स में 81,000 इंटू 50%। ओके, now at this point who can tell me what is the amount of N's capital account का बैलेंस? N के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? अच्छा, N का कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा, बिकॉज N तो नया पार्टनर है, तो जो भी निकालना है अपने को एंट्रीज में से निकालना है। अब एंट्रीज में देखो, जिधर भी N's कैपिटल अकाउंट डेबिट है माइनस करना है, क्रेडिट है प्लस करना है। तो N's capital account shows a balance of how much? 40,500 minus 15,000 is equal to 25,500.
नेक्स्ट नोट में जाओ। एंस कैपिटल बैलेंस इज इक्वल टू, समझ में आया शायद? ठीक है। और एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो, जस्ट लिखने के लिए बोल रहा हूँ, लिखो एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन अहेड, जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन, एन इज अ न्यू पार्टनर। अभी एल जा चुका है, एक एल का किस्सा खत्म है, डन, आउट है वो। अभी हमारे डिस्कशन में एल नहीं आएगा। एल का पेमेंट हो चुका है ना, टू कैश हो चुका है, तो एल का टाटा बाय बाय हो चुका है। अभी न्यू पार्टनर एंस कैपिटल बैलेंस इज 25,500 एंड एंस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 3/10। यानी फर्म में 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एन के कैपिटल में 25,500 का बैलेंस है। क्या बोला मैंने? 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एन के कैपिटल में 25,500 का बैलेंस है। तो वो कैलकुलेट कर रहा है, कौन? एन कैलकुलेट कर रहा है कि अगर 3/10 के लिए मेरे कैपिटल में 25,500 है, तो इस हिसाब से तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 3/10 के लिए 25,500, तो फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 85,000। कैसे निकाला? 25,500 बाई 3/10। अच्छा, 25,500 टू 10/3 किया। ओके, लिखो। वेरी नाइस, लिखो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, नहीं, हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर चुका है ना, ये हिडन गुडविल वाला किस्सा नहीं है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एंस कैपिटल बैलेंस एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा? न्यू पीएसआर बिटवीन कौन बचे पार्टनर्स? के, एल के जगह एन लिखोगे ना, और एम का रेशियो इज, ठीक है। तो टोटल कैपिटल फर्म का होना चाहिए 85,000। ठीक है। एन का शेयर 3/10 और 3/10 के लिए वो 85,000 का 3/10, 25,500 उसके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो इस हिसाब से केज कैपिटल में कितना बैलेंस होना चाहिए? केज कैपिटल बैलेंस शुड बी कितना होना चाहिए? बोलो कैसे? नहीं, 85,000 इंटू 5/10 करके 42,500 लिखो। एंड एम्स कैपिटल शुड बी,
2/10 ना, कितना आ रहा है? 2/10 करो। 17,100 को नहीं, ठीक से करो प्लीज। वो मैं ही गलत कर दिया उसको। कितना आ रहा है? 17,000 आ रहा 85,000 इंटू 2/10 इज 1717। यानी अगर एन अगर एन जो नया पार्टनर है 3/10 शेयर के लिए उसका कैपिटल बैलेंस 25,500 है, तो इस हिसाब से फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए 85,000। तो फिर केस कैपिटल बैलेंस शुड बी 85,000 का 5/10 42,500 एंड एम्स कैपिटल बैलेंस शुड बी 85,000 का 2/10 17,000। ठीक है। अगर मेरे को इन तीनों का कैपिटल अकाउंट को इन पीएसआ रखना है तो अगर इन तीनों पार्टनर्स जो आगे बिजनेस को चलाने वाले, इन तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को इन प्रपोर्शन टू देयर पीएसआर रखना है तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस इतना इतना होना चाहिए। यानी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने बनाएंगे उसमें टू बैलेंस सी बाई डी के कॉलम में 42,500 होगा, एन के कॉलम में 25,500 होगा, तो हो गई, एंड एम के कॉलम में 17,000 का बैलेंस। तो आगे क्या बोला है? पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ, यानी पार्टनर्स को रुपया दिया गया है, आर बीइंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंसेस। अगर तुम्हारा कोई एक्सेस बैलेंस है तो तुम वो पैसा निकाल लो बिजनेस से, बिजनेस उसको पेमेंट कर रहा है पार्टनर्स को। सो पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ, firm is paying to the partners their extra balances. Why? To make capital proportionate by keeping n's capital as base. तो n का 3/10 के लिए 25,500, तो k का 5/10 के लिए इतना होना चाहिए, m का 2/10 के लिए इतना होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो इतना इतना कैपिटल बैलेंस होना चाहिए। तो वो रखने के लिए जो एक्स्ट्रा बैलेंसेस है के और एम का, एन का तो है ही 25,500, के और एम का जो एक्स्ट्रा कैपिटल में बैलेंसेस है उसको पेड ऑफ कर दो, पेमेंट कर दो। तो क्या एंट्री पास हो जाएगा? टू बैंक, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ में आया? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक मीन्स केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो टू बैंक का जो अमाउंट है वो अपने को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एक्चुअल बैलेंसेस निकालेंगे। देखो, एक्चुअल केस कैपिटल बैलेंस ये कैसे निकालेंगे भाई? एडलेस करके बैलेंस शीट का अमाउंट से स्टार्ट करो। जनरल एंट्रीज में कैपिटल क्रेडिट है तो ऐड, डेबिट है तो माइनस। के का 40,000 दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, यस, देख लिया। अभी देखो ऐड करो, लिखते भी जाना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग को लिखना है खुद से। कितना? 40 प्लस 25, ओके, माइनस 15,000, बस। कितना रहे? 50,000 एक्चुअल कैपिटल बैलेंस। और कैपिटल बैलेंस मेंटेन कितना करना है?
केवल 42,500, केवल 42,500 मेंटेन करना है, तो एक्स्ट्रा बैलेंस टू बी पेड ऑफ 2K is equal to 50,000 minus 42,500 is equal to 7,500. सेम वे में एन का निकालो, एम का एम फॉर मैंगो, एम्स कैपिटल बैलेंस, बैलेंस शीट में एम का कितना है देखो, एम का है 30,000, 30,000 है, 30,000 प्लस 10,000, ओके, माइनस 6,000, बस कितना आ रहा है, 34,000, काफी ज्यादा है, 34,000 है। वर्किंग्स आप खुद दिखाओगे, 30,000 बैलेंस शीट में जो था, एम का कैपिटल 30,000। अब एम को कितना कैपिटल बैलेंस मेंटेन करना है, 17,000, सो एक्स्ट्रा बैलेंस टू बी पेड ऑफ 34,000 माइनस 17,000 कितना, 17,000 ही आएगा। अब इसका एंट्री पास कर दो, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,000, टू बैंक कितना आएगा, 24,500। राइट, अब देखो हो गया, सो एंट्रीज पूरा पास कर लिया हमने। अब देखो इस क्वेश्चन में, डन, क्वेश्चन में देखो रिक्वायरमेंट क्या है, एंट्रीज पास करना है, डन, बैलेंस शीट बनाना है, अभी बनाएंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये आपका होम टास्क होगा, बट मेरे को क्या भी शो करना है, जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया जिसमें पूछा क्या, जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट एंड कैपिटल अकाउंट, तो मैं क्या करूंगा, पूरा कंप्लीट करने देना मेरे, कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में जर्नल एंट्रीज, राइट हैंड साइड में ऊपर में कैपिटल अकाउंट एंड उसके नीचे बैलेंस शीट, तो ये मेरा कॉपी है एग्जामिनेशन का आंसर बुक। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पेज में जनरल एंट्रीज, राइट हैंड साइड पेज में कैपिटल अकाउंट एंड उसके नीचे बैलेंस शीट। हो सकता है कि ये वाला पेज मेरा ब्लैंक हो, एकदम मेरा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ था, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, कोई दिक्कत का बात नहीं। हम लोग को अगल बगल पेज में करना है ताकि पेज टर्न करने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, और कई बार होता है कि हम लोग फिगर्स को भी सिली मिस्टेक हो जाता है फिगर्स को लेकर। तब एग्जाम में क्या करना है मेरे को, मैं जो वर्किंग नोट देता ना, मैं वर्किंग नोट यहां तक देता, कहां तक देता, मतलब वर्किंग नोट जो मैं देता वो कहां तक देता, वेर आई हैव कैलकुलेटेड केस कैपिटल एंड एम्स कैपिटल दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू
एंड्स कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहीं तक देता। ये वाला वर्किंग नोट में नहीं देता, इसको मैं स्मार्ट वर्क करता। अब मैं तो जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट सब साथ साथ कर रहा हूं। तो मैं जैसे जैसे जनरल एंट्रीज पास कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में, उसका पोस्टिंग डालते जा रहा हूँ। एंड अगर बैलेंस शीट का कोई आइटम जैसे एसेट या लायबिलिटी का कोई आइटम में चेंज है तो उसका चेंज्ड रिवैल्यूड अमाउंट में बैलेंस शीट में भी लिखते जाता। तो मैं तो साथ साथ कर रहा हूँ। तीनों का पहले फॉर्मेट बना लिया, जनरल एंट्रीज, कैपिटल, बैलेंस शीट का, साइड बाय साइड पेज में, और तीनों को साथ साथ चला रहा हूँ ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। एक बार एक लाइन को पढ़ा, उसका एंट्री पास किया, वो अगर कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट में उसका पोस्टिंग किया, अगर वो कोई एसेट या लायबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है तो बैलेंस शीट में उसका रिवाइज्ड अमाउंट, रिवैल्यूड अमाउंट को डाल दिया। ठीक है, तो साथ साथ कर रहे हैं। तब इसका फायदा उठाऊंगा मैं, कैसे उठाऊंगा? कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस सी बाई डी में मैं 42,500 एंड 17,000 को मैं लिख दूंगा, टू बैलेंस सी बाई डी। टू बैलेंस सी बाई डी लिख दिया। देन केस कैपिटल और एम्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करूंगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही मेरा टू बैंक, टू बैंक 7,500, टू बैंक 17,000 आएगा। तो कैपिटल अकाउंट को बनाया, जो भी जनरल एंट्रीज पास किया उसका साथ साथ कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग चल रहा है। स्टार्टिंग में बाय बैलेंस, बी बाई डी, ओपनिंग बैलेंस। फिर लास्ट में मैंने देखा कि कैपिटल को प्रपोर्शनेट करने वाला एडजस्टमेंट करना है अपने, एक्स्ट्रा बैलेंसेस को फर्म पे ऑफ करेगा। तो मैं क्या क्या वर्किंग नोट में के का और एम का कैपिटल जो होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस उसको निकाला। के का है 42,500, एम का है 17,000। इसको कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस की जगह लिखा टू बैलेंस सी बाई डी, 42,500 के कॉलम में, एम के कॉलम में 17,000। देन ये कैलकुलेशंस मैंने नहीं किया, ये कैलकुलेशंस में कैपिटल अकाउंट में ही कर दूंगा एज बैलेंसिंग फिगर। तब देखोगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक, करके देखना। इसलिए क्लास में नहीं करवा रहा हूं इसको, बिकॉज ये घर में आपको करके देखना है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको हम लिखेंगे टू बैंक, और वो होगा के केस में 7,500, एम के केस में 17,000। तो टू बैंक अकाउंट लिखा, ब्रैकेट्स में लिखा बैलेंसिंग फिगर, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसने ये वाला अमाउंट को वर्किंग नोट में ना दिखाकर कैपिटल अकाउंट के थ्रू निकाला है। तो एग्जामिनर को बताना होगा, इसलिए ब्रैकेट्स में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अदरवाइज को लगेगा आपने कहीं से चोरी किया है, समझ में आया? तो ब्रैकेट्स में एज ए बैलेंसिंग फिगर लिखने से ही हम इतना बड़ा वर्किंग नोट से बच जाते हैं। बिकॉज ये वर्किंग नोट करने के लिए मेरे को तो के का पहले एक्चुअल कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना होगा प्लस माइनस करके, तो उसमें टाइम जा रहा है। ये लिखने में टाइम नहीं जाता है, बट इसको निकालने में तो टाइम जा रहा है ना, तो टाइम को सेव किया है। बिकॉज मेरे को तो कैपिटल के तो वो काम करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इससे अच्छा कैपिटल में पहले से टू बैलेंस सी बाई डी लिख दिया एंड बैलेंसिंग फिगर टू बैंक करके निकाला डेबिट साइड। तो फिर वो बैलेंसिंग फिगर निकल गया। अब एंट्री, जनरल एंट्री इधर पास कर रहे हैं, उसमें लिख दिया, उधर लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उससे मेरा स्मार्ट वर्क हो गया। तो एग्जाम में वैसे ही करना है अपने, क्लियर? बट ये चीज आपने इधर में क्यों करा है? क्योंकि कई बार होता है कि अपने को केवल जनरल एंट्रीज पूछते हैं, तो हमारे अंदर वो एबिलिटी भी होना चाहिए कि बिना कैपिटल अकाउंट के सपोर्ट के हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को निकाल सकते हैं। जनरली बैलेंस निकालने के लिए हम लोग हमेशा लेजर अकाउंट का सपोर्ट लेते हैं, बट हमारे पास वो एबिलिटी भी होना चाहिए कि बिना लेजर अकाउंट को बनाए हम बैलेंसेस को निकाल सकते हैं यूजिंग द मॉडर्न यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, प्लस माइनस। तो उसको इन प्रैक्टिस में लाने के लिए ये करवाए। बट एक्चुअली में एग्जाम में कैसे करना है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर विल बी टू बैंक, फिर उसको एंट्री में पोस्ट करना है। आई बात समझ में? और एक और चीज, बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो अपने तीनों चीज साथ में बना रहे हैं, एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिस भी एंट्री में बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है ना, उसको साथ साथ बैलेंस शीट में
एसेट के साइड बैंक लिखकर ब्रैकेट्स में प्लस माइनस करते जाना। डेबिट है तो प्लस, क्रेडिट है तो माइनस। फिर जब पूरा क्वेश्चन में जितना भी इंफॉर्मेशन है सबका ट्रीटमेंट हो गया, तब जाकर के आप बैंक अकाउंट के ब्रैकेट्स को क्लोज करके उसका फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। अपने को तीनों चीज साथ साथ करना। ये भी अपने क्लास में प्रैक्टिस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, बट कुछ क्वेश्चंस को मेरे को बिना इसको ऐसे करेक्ट ये करा था, बिकॉज अपने को कैपिटल अकाउंट मतलब लेजर अकाउंट के बिना भी बैलेंस निकालना आना चाहिए। यानी आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा उससे। तीनों चीज साथ साथ करने वाला भी हम लोग क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो। और क्या करना है, बैलेंस शीट करना है, बैलेंस शीट करो। और जैसे जैसे आइटम्स का यूज होते जा रहा है हम लोग को क्या करना है, उसको टिक करते जाना है। तो बैलेंस शीट रेडी करो। रेडी। फर्नीचर का कितना बैलेंस है बताओ, फर्नीचर का कोई रिवैल्यूएशन हुआ था? हुआ था 10,000। सो फर्नीचर मेरा 10,000 है। ट्रेड रिसीवेबल्स का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो ट्रेड रिसीवेबल्स ओल्ड बुक वैल्यूज में ही है 50,000। इन्वेंट्री का रिवैल्यूएशन हुआ था, सो रीवैल्यूड अमाउंट इज 30,000। ठीक है। और रिटायरमेंट ऑफ एल एसेट्स वर रीवैल्यूड, सो ये सारे रीवैल्यूड अमाउंट्स है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस को अपने को निकालना पड़ेगा ब्रैकेट्स में। वही मैं जो बोल रहा था कि इसको आपको एंट्रीज के साथ साथ करना है। सो पहले ओपनिंग बैलेंस 80,000 का लिखा, फिर एंट्रीज में देखो जिधर कैश एंड बैंक डेबिट है प्लस करना है, जिधर कैश एंड बैंक क्रेडिट है माइनस करना है। तो कहां पर है? ले, ये रहा। टू कैश 40,500, तो माइनस कर दो, -40,500। उसके बाद ये जो इन लोग को पेमेंट किया ना एक्सेस कैपिटल का, 7,500 एंड सर 17,000, 24,500 माइनस कर दो, 24,500 माइनस करो। यही चीज मैं बोला था कि एंट्रीज के साथ साथ करना। 15,000 आ रहा है। अब लाइबिलिटीज के साइड में आ जाओ। तो हम लोग जो अपने एग्जाम में भी जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, विथ रेफरेंस टू द बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन, जैसे अपने कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ इधर। केस कैपिटल में कितना बैलेंस, ये तो बाय डिफॉल्ट 42,500 ही होगा, बिकॉज वही क्लोजिंग बैलेंस रखना है। एल के जगह एन आ जाएगा 25,500, एम का सर 17,000। टोटल कैपिटल आ जाएगा, याद करो, 85, 85,000 आ जाएगा। रिजर्व हट जाएगा बुक्स में से, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोन वोन कुछ है नहीं है, है ना? हो गया। तो देखो टैली कर रहा है। 85,000, हाँ 1,05,000 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया? तो आज अपने इलस्ट्रेशन 3 और 4 को सॉल्व किए। यस, रिटायरमेंट एंड डेथ के वाले चैप्टर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है।
चलो देन आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर, रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास आने से पहले।